वो ब्लश करते हुए मानता है कि वो एक वर्जिन है, इसलिए उसकी बॉडी नेचुरल तरीके से रिएक्ट कर रही है। लड़की उसे देखकर हैरान है और उसके चेहरे पर भी हल्की लाली है। वो बस इतना कह पाती है, आई सी, अच्छा तो ये बात है कि लड़कों के अंदर चीजें एक्यूमुलेट जमा होने लगती हैं, है ना? लड़का अंदर ही अंदर सोच रहा है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी असली फीलिंग्स या अपनी हालत के बारे में उसे खुलकर नहीं बता पाएगा, चाहे कोई उसका मुंह ही क्यों ना खोल दे। लड़की उसे टीज करना शुरू कर देती है। वो उसकी चिन पर उंगली रखकर पूछती है, तुम इतना सख्त बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? एक शरारती मुस्कान के साथ कहती है, क्या तुम शर्मा रहे हो? कितने क्यूट हो, चलो अब एक प्रो एक्सपर्ट को तुम्हें सिखाने दो। लड़का घबराकर पूछता है, क्या तुम श्योर हो? तब लड़की साफ करती है कि वो सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करने वाली है। बीच का एक वाइड शॉट दिखाया जाता है जहां लहरें आ रही हैं। कुछ देर बाद लड़का रिलैक्स्ड महसूस करता है और उसे थैंक्स कहता है। लड़की अभी भी थोड़ी नर्वस है, लेकिन टशन में कहती है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल पीस ऑफ केक था। लड़का अपने चश्मे अंडर वाटर गॉगल्स पहनता है और कहता है कि उसे दोपहर तक अपना काम खत्म करके वापस लौटना है, इससे पहले कि बाकी सब जाग जाएं। वो कहती है, तुम्हारे पास तो अंडर वाटर गॉगल्स, पानी के अंदर देखने वाला चश्मा भी है। रीता अपनी हंसी रोकते हुए बताती है कि उसके पास चश्मा कैसे आया। वो कहती है, अरे स्विमिंग क्लास के बाद मैं इसे अपने बैग में ही भूल गई थी। किस्मत देखो, वही भूल आज काम आ गई। आगे एक ऐसा कहती है, जो अभी हमारे बीच हुआ उसे राज ही रखना, और हाँ, इसमें ये बात भी शामिल है कि तुम अभी तक वर्जिन हो। होकागे बेचारा ब्लश शर्म से लाल कर रहा है। वो बस थैंक्स बोल पाता है, ये दिखाने के लिए कि होकागे ने वाकई में गोताखोरी करके कुछ। बाकी लड़कियां खुश हो जाती हैं। एक के पास सीशेल्स शंख हैं और दूसरी के पास सीवीड समुद्री घास। इन्हें देखकर वो काफी एक्साइटेड लग रही हैं। होकागे बताता है कि वो गायब क्यों हुआ था। वो कहता है, तुम लड़कियों को साबुन चाहिए था ना, इसलिए मैं ये सब सीविड शेल्स कलेक्ट करने गया था। लड़की आती है और शक भरी नजरों से कहती है, जब मैं सोकर उठी तो तुम दोनों यहाँ नहीं थे। मुझे तो काफी झटका लगा ये जानकर। होकागे हड़बड़ाकर बोलता है, या ये तो बस एक इत्तेफाक था। पीछे रीता भी जुदर को पकड़ा हुआ है। क्या मुझे तुम्हारा 1 मिनट मिल सकता है? लड़का भी हाँ कह देता है। वे चिल्लाते हैं, गद्दे। तो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि सीधा गद्दे पर छलांग लगा देती है। हालांकि वो थोड़ा चुभने वाले हैं, पर जमीन पर सोने से तो लाख गुना बेहतर हैं। हाँ, खुलासा होता है कि ये असली गद्दे नहीं हैं। क्लास की हुकियों ने फटी पुरानी चादरों को पैच करके ये गद्दे बनाए हैं। लड़कियां वादा करती हैं कि रात होने तक वो सबके लिए एक एक गद्दा तैयार कर देंगी। सब अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लड़कियां ढेर सारी मछलियां और ऐसी चीजें इकट्ठा करके लाती हैं जो खाने लायक दिख रही हैं। लाल बालों वाली लड़की बड़े गर्व से अपनी पकड़ी हुई मछलियां दिखाती है। उन्हें लगता है कि अब उनके पास खाने का अच्छा खासा स्टॉक जमा हो जाएगा। लड़का खाने की जांच करता है, द्वारा लाए गए पौधों को सूंघता है और एक चौंकाने वाली बात बताता है। लड़का बताता है कि जो पौधे वो लाई है उनमें एल्पाइन लीक्स के साथ मिडोसैफ्रिन भी मिला हुआ है, जो कि असल में जहरीला पॉइजनस है। एक छोटी सी गलती सबकी जान ले सकती थी। बेचारी उदास हो जाती है, पर लड़का उसे सांत्वना देता है। वो उसे एक अजीब सी दिखने वाली चीज दिखाता है और कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि उसे एक खजाना मिला है। अजीब सा फल दिखाता है जिसे चेरी मोया कहते हैं। वो बताता है कि इसे जंगल की आइसक्रीम कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रीमी और मीठा होता है। जापान जैसे देशों में ये फल मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे ही लड़कियां आइसक्रीम का नाम सुनती हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। काफी समय से उन्होंने कुछ मीठा नहीं खाया था, इसलिए वो इसे चखने के लिए बेताब हो जाती हैं। हीरो फल को बीज से काटता है, जिससे उसका सफेद गुदा, पल्प और काले बीज दिखाई देते हैं। मजे की बात यह है कि फल खाने के लिए उन्होंने खुद लकड़ी को तराश कर चम्मच बनाई है। जब सब मिलकर इसे खाते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि ये इतना स्वादिष्ट है। एक लड़की तो कहती है कि ये बिल्कुल वैसा तो नहीं जैसा हम आइसक्रीम समझते हैं, पर फिर भी बहुत ही लाजवाब और मीठा है। एरी का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि ये फल उसी की मेहनत से मिले थे। एरी भी मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे वो जगह याद रखनी होगी जहां से उसने ये फल तोड़े थे। मजे मजे में ही एक लड़की सबको सावधान करती है, इसके बीज और बाहरी छिलका मत खाना। ये सुनकर एक लड़की, जो शायद पहले ही गटक चुकी थी, का चेहरा देखने लायक हो जाता है। देखते हैं कि उन्होंने गुफा के अंदर काफी अच्छी व्यवस्था कर ली है। उनके पास अब पत्थर के औजार, साबुन, पानी और यहाँ तक कि सोने के लिए फ्यूटॉन्स, बिस्तर भी हैं। तभी अचानक हीरो एक ऐसी बात बोलता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, सोच रहा हूं अब जल्द ही एक घर बना लूं। ये सुनकर लड़कियां सन्न रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो पूरी जिंदगी गुफा में ही रहेंगे। लड़कियां हैरान होकर पूछती हैं, क्या तुम वाकई घर बना सकते हो? कुछ लड़कियां तो एक्साइटेड होकर इसे अपना सीक्रेट हाइडआउट, गुप्त ठिकाना कहने लगती हैं। अंत में जब एक लड़की डगआउट,
जमीन के अंदर वाला घर की बात करती है तो दूसरी चिढ़कर चिल्लाती है, उसे कोई गड्ढा नहीं बल्कि एक प्रॉपर हाउस, असली घर चाहिए। बता रहा है कि उनके पास अब सामान, आइटम्स बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे और भी लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं। होकागे एक पुराने जमाने का घर दिखाता है जिसे डगआउट कहते हैं। वो कहता है कि अगर प्राचीन काल के लोग ऐसा बना सकते थे तो वो भी बना सकता है। लड़कियां उसकी इस काबिलियत को देखकर हैरान हैं और उसकी तारीफ कर रही हैं। एक लड़की खुश होकर कहती है कि उसने होकागे के साथ आने का सही फैसला किया, न कि रेइतो के साथ। होकागे सिर्फ झोपड़ी तक सीमित नहीं रहना चाहता, वो भविष्य की योजना बना रहा है, जैसे कि एक असली घर बनाना और यहां तक कि एक बाथटब भी तैयार करना। हालांकि वो जानता है कि इसमें अभी काफी समय लगेगा। दोपहर का समय है और सबका जोश हाई है। दिन भर की थकान के बाद लड़कियों को आखिरकार फ्यूटॉन यानी गद्दे पर सोने का मौका मिलता है। वो इतनी खुश हैं जैसे कि वो किसी स्कूल ट्रिप पर आई हों। सब एक साथ मिलकर गुफा के अंदर अपने सोने की जगह तैयार करते हैं। होकागे भी थक कर लेट चुका है, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं है। वो सोते हुए सोच रहा है कि कल उसे खाना सुरक्षित रखने, प्रिजर्विंग फूड के तरीकों पर काम शुरू करना होगा। रात के सन्नाटे में होकागे को एक बड़ी चिंता सताती है। अगर इस दुनिया में भी 4 मौसम होते हैं तो उन्हें अगले कुछ महीनों में आने वाली कड़ाके की ठंड, विंटर के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। है कि आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगी हैं। मौसम अचानक बदल गया है और तेज बारिश शुरू हो गई है। अचानक आई बारिश अब एक बाढ़, फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति में बदल गई है। पहाड़ों से पानी का तेज बहाव और मलबा नीचे की ओर आ रहा है। ये दृश्य वाकई डरावना है क्योंकि ये पानी उनकी बनाई हुई चीजों को तबाह कर सकता है। होकागे को तुरंत खतरे का एहसास होता है। उसकी आंखें चौंक जाती हैं और वो फौरन हरकत में आता है। उसे पता है कि अगर वो गुफा या ढलान के पास रहे तो वे सब मुसीबत में फंस सकते हैं। खुद को बारिश से बचाने के लिए हाथ ऊपर करता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ खतरे से बचने पर है। होकागे गुफा के मुहाने पर खड़ा होकर बाहर के डरावने मंजर को देख रहा है। बारिश इतनी तेज है कि जमीन पूरी तरह से कीचड़, मड स्लश में बदल गई है। होकागे का पैर कीचड़ में फंस रहा है, जिससे भागना और भी मुश्किल हो गया है। एक्स्ट्रा चैप्टर साइड स्टोरी है। कांटा पानी में जाता है लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। दुखी है क्योंकि मछली फिर से भाग गई। पीछे खड़ी उसकी सहेली उसे चिढ़ाते हुए कहती है, तुमसे न हो पाएगा। उसे गुस्सा आ रहा है क्योंकि बाकी सब जैसे होकागे कुन और अरिसा बड़े आराम से ढेर सारी मछलियां पकड़ रहे हैं। उसे लग रहा है कि शायद वो लोग प्रो हैं और ये अभी भी नूब है। तभी अरिसा उसे मछली पकड़ने का राज बताती है। वो कहती है, पहले तुम्हें प्रकृति नेचर के साथ एक होना पड़ेगा। अरिसा की बातें इतनी अजीब हैं, बैंग बैंग करो और मछली पकड़ो, कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। सब सोच रहे हैं, ये क्या बोल रही है भाई। तभी पता चलता है कि एक और लड़की कारिन तो मछली पकड़ने की कोशिश भी नहीं कर सकती क्योंकि उसे केंचुओं, अर्थवर्म से डर लगता है। शिमोज़ोनो नीचे झुकती है और जमीन से एक भारी पत्थर उठाती है। पत्थर उठाकर वो बहुत गहरी बात बोलती है। इतिहास इंसान के पापों और बुद्धि का निचोड़ है। बाकी सबके चेहरे देखने लायक हैं, वो डर गए हैं। वो अपनी आंखों में एक डरावनी चमक के साथ कहती है, इसलिए अब मैं मछली पकड़ने की वर्जित तकनीक, फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करूंगी। यहाँ बात हो रही है इश्यूचिरियू की, यानी पत्थरों को आपस में टकराकर पानी के नीचे वाइब्रेशन पैदा करना ताकि मछलियां बेहोश होकर ऊपर आ जाएं। लेकिन ग्रुप की लड़कियां तुरंत टोक देती हैं। वो कहती हैं कि ये तरीका अब बैंड प्रतिबंधित है क्योंकि इससे नदियां और वहां का इकोसिस्टम खराब हो सकता है। पर्यावरण पहले, पेट बाद में। लड़की फिर भी जोश में आकर एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और उसे पानी में पटकती है। उसे लगता है कि आज तो दावत होगी। चल पटकने के बाद पानी में हलचल होती है। मछली ऊपर तैरने लगती है। सबको लगता है कि शिकार बड़ा होगा, लेकिन जैसे ही वो पास जाते हैं, मछली का साइज देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। वो मछली इतनी छोटी है कि ग्रुप की दूसरी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। भाई, इसे खाने से तो पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा। लड़कियां हंसते हुए कहती हैं, तभी तो ये तरीका बैन है क्योंकि इतनी मेहनत के बाद मिलता कुछ नहीं। तभी लड़का, मेन कैरेक्टर, मजे लेते हुए कहता है, तुम्हारे हाथ में उतनी ताकत ही नहीं है। वो उसे चिढ़ाता है कि मछली छोटी इसलिए है क्योंकि पत्थर धीरे लगा। चिढ़कर लड़की बोलती है, अच्छा तो अब मैं डायनामाइट इस्तेमाल करूंगी। वो गुस्से में कुछ भी बड़ा धमाका करने को तैयार है, लेकिन लड़का तुरंत उसे याद दिलाता है कि भाई, हमारे पास डायनामाइट बनाने का सामान ही नहीं है। हंसी मजाक के बाद सबको असलियत याद आती है। अगर ऐसे ही चलता रहा और कोई मछली हाथ नहीं लगी तो सब भूखे मर जाएंगे। चेम, मुझे क्या करना चाहिए? आगे के पास आती है। वो बहुत ही मासूमियत से कहती है कि शायद आज उन्हें रात का खाना नसीब ना हो, और फिर धीरे से पूछती है, क्या तुम अपना खाना मेरे साथ शेयर करोगे? बेचारा होकागे तो बस देखता ही रह गया। इतना करीब आना और ऐसी रिक्वेस्ट करना। भाई, होकागे तो पूरी तरह से ब्लश करने लगा। पीछे खड़ी बाकी लड़कियां ये सब देख रही हैं
और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि उन्हें ये अकेले अकेले वाली सेटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। 3 आगे हाँ कहने वाला होता है, माहौल बदल जाता है। आज की लड़कियां चिल्लाती हैं, ये फेयर नहीं है। उन्हें लगता है कि सारा खाना बस एक ही लड़की को क्यों मिले, आगे पर टूट पड़ती हैं। कोई कह रही है मुझे भी खाना चाहिए, तो कोई कह रही है चलो एक्सचेंज करते हैं। हमारा हीरो तो इन सब के बीच में बुरी तरह दब गया है। इतनी सारी लड़कियों के दबाव में आकर आखिर में होकागे को हार माननी पड़ती है। वो घबराते हुए कहता है, ठीक है, मैं अपनी मछलियां तुम सब में बांट दूंगा। की हुई मछली लिए बहुत खुश नजर आ रही हैं। सब उसे थैंक्स कह रही हैं, लेकिन तोहोके के हिस्से में सिर्फ एक नन्ही सी मछली आई है। बेचारा सबको खिलाकर खुद भूखा रह गया। यूरुटो फिशिंग शोडाउन था जिसमें होकागे बुरी तरह हार गया है, या यूं कहें कि लूटा गया है। वो बस अपना सिर खुजलाते हुए हंस रहा है। पर असली ट्विस्ट तो अभी आने वाला, एक भयानक तूफान के साथ। चारों तरफ तेज बारिश और अंधेरा छा गया है। बारिश इतनी तेज है कि पानी अब उस गुफा के अंदर घुसने लगा है जहां ये सब रुके हुए थे। मजे से सो रही थीं। होकागे चिल्लाते हुए सबको जगाता है, तारांकन सब जाग जाओ, तूफान आ गया है। अब हो रही है और गुफा के अंदर सब कुछ बहुत शांत है। बूम! अचानक से एक जोरदार आवाज होती है, बूम! बादल गरजने लगते हैं और पूरी गुफा हिल जाती है। लड़कियां बुरी तरह डर जाती हैं। खबर देता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और गुफा में पानी भरना शुरू हो गया है। वो चिल्लाता है, हमें यहां से भागना होगा। उन्हें बताता है कि बाहर रात का समय है और जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन गुफा के और अंदर गहराई में एक ऊंची जगह, हायर ग्राउंड है। उनका प्लान है कि सुबह होने तक वो वहीं जैसे ही लड़कियों को पता चलता है कि पानी अंदर आ रहा है, उन्हें अपनी जान से ज्यादा अपने सामान की चिंता होने लगती है। वे पागलों की तरह अपना सामान समेटने लगती हैं। सा घबरा जाती है क्योंकि उसका सारा मेकअप जमीन पर बिखरा पड़ा है। वो रोते हुए उन्हें बटोरने की कोशिश करती है। तभी गुफा के फर्श पर पानी बहकर आने लगता है। अरिसा चीखती है, ये पानी मेरा खजाना छीनने आ रहा है। दूसरी तरफ एक और लड़की देखती है कि उनका बिस्तर फ्यूटॉन गीला हो चुका है। एक लड़की बहुत इमोशनल हो जाती है और चिल्लाती है, शायद मुझे जापान से अब दोबारा कभी कुछ नहीं मिलेगा। उसे डर है कि जो भी चीजें वो सब इस बाढ़ में बर्बाद हो जाएंगी। कि लड़कियां पूरी तरह टूट चुकी हैं। वे रोते हुए कहती हैं कि इन सब चीजों को बनाने और सहेजने में जो मेहनत लगी थी वो सब पानी में मिल जाएगी। फ्लड का खतरा मंडरा रहा है। शिनोमिया कुन वो सबको घबराने से मना करता है और कहता है कि अगर हम शांति से काम लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। शिनोमिया को अंदाजा है कि बाढ़ उतनी तेजी से नहीं आ रही है जितनी सबको लग रही है। वो सबको भरोसा दिलाता है कि हमारे पास सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए काफी समय है। बारी आती है सामान बचाने की। वे बिना डरे फैसला लेते हैं कि कौन सा सामान सबसे जरूरी है। जो सामान पानी से खराब हो सकता है और जो खाना है उसे सबसे पहले शिफ्ट किया जा रहा है। पातर के बारे में वे सोचते हैं कि अगर ये गीले हो भी गए तो इन्हें सुखाया जा सकता है या इनकी स्टफिंग बदली जा सकती है। कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है, कोई बैग उठा रहा है तो कोई खाने का सामान। आखिरकार पूरी मेहनत के बाद वे पहुंच जाते हैं। वे अपना सारा जरूरी सामान भी सुरक्षित अंदर ले आते हैं। शिनोमिया सबको इस कठिन समय में इतनी बहादुरी और अनुशासन से काम करने के लिए शाबाशी देता है। बाकी लड़कियां भी मानती हैं कि शिनोमिया ने बहुत सही समय पर सही फैसला लिया और वो वाकई में बहुत भरोसेमंद है। सब सुरक्षित हैं, लेकिन बाहर अभी भी तेज बारिश और बाढ़ का माहौल है। वे फैसला करते हैं कि गुफा में आराम करेंगे और सुबह होने डॉन का इंतजार करेंगे ताकि बाहर जाकर की जा सके। कि सभी लड़कियां चैन की नींद सो रही हैं। माहौल शांत है। मुख्य किरदार लड़का तो जाग रहा है। उसे इस बात की चिंता है कि बाकी सब तो सो गए हैं, पर उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। लड़का मन ही मन पछता रहा है कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है। उसे लगता है कि उसे पहले ही एक नहर कैनाल बना लेनी चाहिए थी ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। ये लोग राशन और सामान सप्लाईज जमा करने की प्रक्रिया में थे, तभी कुछ अनहोनी हो गई। वो इस खराब टाइमिंग को लेकर काफी परेशान है। लड़का खुद को याद दिलाता है कि वो इन सबका लीडर है और इन सभी लड़कियों की जान अब उसके हाथों में है। वो ठान लेता है कि वो अब दोबारा कोई गलती नहीं करेगा। छेरी तनाव और जिम्मेदारी के बोझ के कारण उसे नींद नहीं आ रही है। वही उसे पानी टपकने और कुछ स्प्लैश होने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिस अचानक कोई पीछे से आकर उसे कसकर पकड़ लेता है, गले लगा लेता है। वो लड़का बुरी तरह चौंक जाता है। न वहां बहुत अंधेरा है, वो देख नहीं पा रहा कि उसे किसने पकड़ा है। वो कंफ्यूज्ड और थोड़ा नर्वस है। तो शक होता है कि क्या ये अरिसा है जो फिर से नींद में चल रही है। वो कह रहे हैं नहीं, अरिसा तो वहां है। यानी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। कोई उनके करीब आ रहा है। एक लड़की उन्हें गले लगा लेती है। एमसी अपने आप को दोषी मान रहे थे, लेकिन इस गर्माहट वॉर्मथ ने उन्हें बिल्कुल शांत कर दिया।
लड़की उनके गर्दन के पास रब रब कर रही है। एमसी की तो हालत ही खराब हो गई है। वो पूरी तरह हैरान है। लड़की बिल्कुल भी रुक नहीं रही है और एमसी के होश उड़े हुए हैं। लड़की ने अब काटना शुरू कर दिया है। एमसी का रिएक्शन देख रहे हो? वो पूरी तरह से शॉक्ड हैं। तभी एमसी को याद आता है, अरे भाई, बाकी सब तो यहीं सो रहे हैं। एमसी सोच में डूबे हैं। क्या वो मुझे बेहतर महसूस कराना चाहती है या उसे मेरा अटेंशन चाहिए? वो कंफ्यूज हैं कि लड़की ऐसा क्यों कर रही है। एमसी ने कहा, अगर यही बात है तो मैं मना नहीं कर सकता। वो पूरी तरह इस पल में बह गए हैं। सच कहूं तो मुझे ये पसंद आ रहा है, लेकिन अगर किसी को पता चला तो? आसपास बारिश हो रही है जिससे आवाजें दब रही हैं। पहले ये सुनिश्चित करता है कि उसके आसपास के लोग सो रहे हैं या नहीं। लड़की उसे उंगली से छेड़ती है, पोक। यहाँ लड़की अचानक बहुत बोल्ड हो जाती है। लड़का खुद हैरान है कि इतनी अंधेरी जगह में जहाँ कुछ साफ नहीं दिख रहा, वो इतनी हिम्मत कैसे दिखा रही है। लड़का अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, आई कांट होल्ड बैक एनी मोर, जो बताता है कि माहौल बहुत हीटेड हो गया है। ट्विस्ट तब आता है जब लड़की अचानक वहां से गायब हो जाती है। लड़का खाली हवा में हाथ चलाता रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। अजीब बातें कर रही थी माई मीट, जिससे लड़का पूरी तरह कंफ्यूज्ड और थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया। लड़का अपनी उलझनों से जूझ रहा है। उसे लगता है कि उसकी सारी चिंताएं बह रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। थी हुई है और सोच रही है कि क्या वो लड़का अभी भी वहीं है। लड़का कंफ्यूज्ड है। वो सोच रहा है कि क्या लड़की झिझक रही है या शायद उसके मन में कुछ और चल रहा है जिसे वो कह नहीं पा रही है। लड़का अपने आप से ही पूछ रहा है, क्या वो भी मेरे जैसा महसूस करती है? अंधेरे और बारिश के माहौल में दोनों के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी है। यहाँ संवाद कम है, लेकिन एहसास बहुत गहरा है, जैसे कि समय वहीं थम गया हो। लड़का खुद को भूल सा गया है। उसे लगता है कि उसकी सारी चिंताएं, सब कुछ गायब हो रहा है। एक ऐसी शांति जो शायद उसे किसी और के साथ नहीं मिली। आखिरी सीन में लड़की की हालत देखकर लगता है कि वो इस पूरी स्थिति से काफी ज्यादा प्रभावित और थकी हुई है। करिन एक माहौल थोड़ा रोमांटिक। क्या करिन के साथ वो सब बस एक जैसे ही सुबह होती है बारिश रुक जाती है। सूरज की रोशनी निकलते ही करिन का व्यवहार पूरी तरह से सामान्य है, जैसे उसे कुछ याद ही न हो। ये देखकर नायक और ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि रात को जो हुआ वो सच था या उसका कोई वहम। हालांकि माहौल थोड़ा भावुक है, लेकिन कहानी वापस अपने मुख्य ट्रैक पर आ जाती है, सर्वाइवल। गुफा के अंदर पानी जमा है और अब नायक और लड़कियां मिलकर उस पानी को निकालने का तरीका ढूंढ रहे हैं। अब जब बारिश रुक गई है तो सभी ने गुफा की सफाई शुरू करने का फैसला किया है। नायक और बाकी लड़कियां मिलकर काम बांट लेते हैं ताकि गुफा को रहने लायक बनाया जा सके। गुफा में जमा पानी को बाहर निकालना आसान नहीं है। नायक सबको निर्देश दे रहा है और लड़कियां मिलकर गुफा को सुखाने की कोशिश कर रही हैं। इतने कठिन माहौल में भी छोटे छोटे काम पूरा होने पर वे खुश हो रहे हैं। काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वे कीचड़ और पानी को साफ करने के लिए लकड़ियों और पत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। करिन अभी भी बहुत शांत है। नायक अब भी सोच में डूबा है कि आखिर पिछली रात क्या हुआ था और करिन के मन में क्या चल रहा है। पूरा दिन काम करने के बाद सभी काफी थक चुके हैं। चेहरे पर थकान साफ दिख रही है, लेकिन वे हार नहीं मान रहे। गुफा धीरे धीरे रहने लायक हो गई है। अब वे थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं। काम के दौरान नायक पिछली रात की घटनाओं को फिर से याद करता है। उस गुफा साफ हो गई है। खाने पीने की चीजें ढूंढना और सुरक्षित रहना अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। शुरुआत होती है एक लड़की की बात से, जो कहती है कि भारी बारिश के बाद मछली पकड़ना आसान होता है। के अंदर ले जाता है जहां वे खरगोश और जंगली सुअर वाइल्ड बोर के पैरों के निशान ढूंढते हैं। लड़का अपना सर्वाइवल कौशल दिखाता है और एक फॉलिंग रॉक स्ट्रैप तैयार करता है। जब लड़की पूछती है कि इसे उनके रास्ते में ही क्यों बना रहे हो, तो लड़का जवाब देता है कि वे लोग वहां से गुजरते वक्त खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। अब लड़का जंगली सुअर को फंसाने के लिए एक पिटफॉल ट्रैप, गड्ढे वाला जाल खोद रहा है। वो अपनी तकनीक में कुछ खास ट्रिक्स भी जोड़ रहा है। लड़की बड़ी उत्सुकता से देख रही है और सब कुछ अपनी डायरी में नोट कर रही है। अचानक बातचीत का रुख बदल जाता है। लड़की गंभीर होकर पूछती है, क्या तुम पिछली रात के बारे में नहीं पूछना चाहते? लड़का घबरा जाता है और थोड़ा शर्मिंदा सा हो जाता है। लड़का पूछता है, तो वो तुम ही थी? मतलब वो सपना नहीं था, है ना? ये करिन मान चुकी थी कि अगर बारिश नहीं रुकी तो वे सब मर जाएंगे। उसे बहुत डर लग रहा था। लड़का ने अपनी घबराहट के बावजूद सबके सामने एक बहादुर होने का नाटक किया ताकि वो बाकी सबको शांत रख सके। करिन, जो आमतौर पर बहुत शांत रहती है और अपने जज्बात नहीं दिखाती, इस बार वो काफी भावुक हो गई है। वो अपनी चिंताएं जाहिर कर रही है कि कैसे उसने बाकी लोगों के सकारात्मक पॉजिटिव व्यवहार के लिए खुद को पत्थर दिल बनाने की कोशिश की ताकि वो हार न माने। लड़का खुद को दोषी महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि उसने स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की थी और वो इस बात के लिए माफी मांग रहा है। अंत में करिन लड़के के प्रयासों की सराहना करती है और उसे दिलासा देती है कि उसने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया है और उसकी बदौलत ही वे यहाँ तक पहुँच पाए हैं।
लड़की लड़के से कह रही है, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। लड़का इसे सुनकर थोड़ा असहज महसूस कर रहा है। लड़का घबराया हुआ है और उसके गाल लाल हो रहे हैं। वो हकलाते हुए कहता है, मैं समझ गया। वो सोच रहा है कि लड़की को उसमें दिलचस्पी है। लड़का अपने मन में सोच रहा है कि उसे लड़की से बात करने के इतने मौके क्यों मिल रहे हैं। उसका मानना है कि ये शायद लड़की के उस पर भरोसे की वजह से है। अचानक उसे याद आता है कि पिछली रात क्या हुआ था और वो शर्म से लाल होकर सोचने लगता है कि क्या ये सब उसके अपने मन के गलत विचारों, इच्छाओं की वजह से था। लड़की कुछ कहना शुरू करती है, तुम्हें पता है, और लड़का बुरी तरह डर और घबराहट से कांप जाता है। लड़की कहती है, उस अंधेरे के दौरान लड़की अपनी दिल की बात कह रही है, मैंने आज तक सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई ही की है। क्या मैं बिना जीवन का अनुभव किए मर जाऊंगी, और क्या मैं बिना कभी सेक्स का अनुभव किए मर जाऊंगी। लड़का अपनी ही धुन में है। वो सोच रहा है, शायद मैं उसे बिना पेनेट्रेशन के ही कुछ ऐसी वैसी हरकतें करके खुश कर सकता हूँ। गुफा में बहुत अंधेरा था तो कोई देख नहीं पाएगा। लड़का उसे गलत समझकर अपने मन में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। अचानक लड़के को होश आता है और उसे लगता है कि उसकी पोल खुल गई है या कुछ अजीब हो गया है। उसे लगता है कि बिजली गिरने के दौरान उसकी पहचान उजागर हो गई थी कि उसने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। वह कहता है, बाल बाल बचा। मुझे लगा वो मुझे प्यार का इज्जत करने वाली है। तो ये सब उसकी बस जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी थी, है ना। यहाँ पर लड़की कितनी शर्मिंदा, ब्लशिंग है। काम पूरा, पिटफॉल ट्रैप तैयार कर लिया है। लड़की कहती है, दिस इज गुड। लड़का थक कर बैठ गया है और कह रहा है, एक गड्ढा खोदने में ही इतनी मेहनत लग गई। लड़का पूछता है, क्या हमें उस गुफा में चलना चाहिए जिसके बारे में असाकुरा-सान ने बताया था। लड़का सिर्फ स्काउटिंग के बारे में सोच रहा है, लेकिन लड़की का चेहरा देखो, वो शायद उस गुफा को किसी और ही नजरिए से देख रही है। लड़की याद करने की कोशिश करती है कि वो गुफा कहाँ है। वो अपने दिल को पकड़कर खड़ी है। लड़का कहता है, हाँ, काम आ सकता है, बस स्काउटिंग करने तो जा रहे हैं। बेचारा लड़का अभी भी काम को लेकर सीरियस है। लड़की ने लड़के के कमर के पास हाथ रख दिया है। दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। लड़की पीछे से लड़के को हक कर लेती है और कहती है, क्यों ना हम वहीं से शुरू करें जहां हमने कल रात छोड़ा था। और लड़का शौक में बस पूछता है, गुफा में। लड़की एकदम करीब आकर कहती है, मुझे सब कुछ सिखाओगे। वो बहुत का चेहरा पूरा लाल हो चुका है। वो शौक में है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले। लड़का पूरी तरह से शौक में है। उसके चेहरे के भाव देखो, उसे यकीन नहीं हो रहा कि लड़की ने इतनी बोल्ड बात बोल दी। वो पूरी तरह से हक्का बक्का, डम्फाउंडेड है। अब यहाँ लड़की अपना मासूम चेहरा बनाकर कह रही है, क्या हुआ, तुम तो इतने एक्सपर्ट बन रहे थे। वो जानबूझकर लड़के को छेड़ रही है। लड़का झेंपते हुए कहता है, उस तरह की चीजों का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं। बेचारा अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा है, जबकि लड़की के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। लड़की ने फिर से अपनी बात को घुमाया, तो चलो, मुझे गुफा तक ले चलो। वो लड़के का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रही है। अब तो लड़के के पास मना करने का कोई चांस ही नहीं है। पिस्ते में जंगल का नजारा और इनका साथ एकदम क्लासिक एडवेंचर वाइब। लड़की का उत्साह देखो, वो काफी आगे चल रही है। लड़का पीछे से उसे देख रहा है और मन में सोच रहा है। लड़की के शरीर की भाषा बता रही है कि वो इस डेट को लेकर कितनी एक्साइटेड है। अचानक लड़की रुक जाती है। देखो, उसके चेहरे के भाव, कुछ तो गड़बड़ है, कोई और बात है। लड़के की तरफ मुड़कर उसे देख रही है। सस बहुत ही करीब है। लड़का अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन पसीना और घबराहट साफ दिख रही है। पे ने अब अपना आखिरी कार्ड खेला है। क्या अब वाकई में वो सब होगा जिसकी उम्मीद की जा रही थी।